नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो खबर है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर ये कौन सा गठबंधन, राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है उसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सा गठबंधन चल रहा है, ये कौन सी ये चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहाँ जा कर के रुकेगा। पिछले 2 दिनों से बढ़रिया को लेकर के काफ़ी सरगर्मी हुई है। वहाँ की जो बढ़रिया प्रखंड प्रमुख जो हैं, उनका कहना है कि श्याम बहादुर सिंह जो जदयू के विधायक हैं, उनके द्वारा उनकी कुर्सी को, उनके सत्ता को गिराने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई लीडर सीधे श्याम बहादुर सिंह को वो ये कहते हैं कि दारू पीने वाला विधायक नहीं हो सकता, हमेशा नशे में चूर रहने वाला विधायक नहीं हो सकता, नर्तकियों के साथ ठुमके लगाने वाला विधायक नहीं हो सकता, हम इसका विरोध करेंगे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? कुछ इसी तरह का इसके पहले भी हुआ है, जब कई नेता, बीजेपी के कई नेता और जदयू के कई नेता आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। इन सब को लेकर के कि आखिर ये कौन सा गठबंधन धर्म का पालन किया जा रहा है। अगर ये गठबंधन है तो क्या इस बलबूते हम चुनाव लड़ पाएंगे? और इस सब का जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्वाभिमान आंदोलन के जो यहाँ के प्रमुख हैं, सिवान के गदाधर विद्रोही जी, जो आरएसएस और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। क्या इस खेल के माध्यम से जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि हम 220 सीटें लाएंगे, क्या आ सकता है? तो हमारा पहला सवाल विद्रोही जी से ये होगा कि विद्रोही जी, जिस तरह से आपने हमारी सारी बातें सुनी हैं और जिस तरह से ये आपस में लड़ाई चल रही है जदयू की और फिर आपको बीजेपी की, तो चुनाव के ऐन पहले हमें लगता है कि अब कुछ चंद दिनों में इसकी गिनती रह गई है और उसके पहले इस तरह से अगर सीधे सामने आ रहा है अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, तो क्या लगता है कि 220 का ये जो आंकड़ा बीजेपी के जो बड़े लीडर दे रहे हैं, ये पूरा हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन विशेष रूप से एक सामाजिक संगठन है। केन गोविंदाचार्य जैसे आदमी इस संगठन को आशीर्वाद दिए हुए हैं। देखिए, इसमें हम लोग का जो मानना है कि अभी ना कोई दल है, केवल स्वार्थ तंत्र है, सबका अपना अपना तंत्र है और वह पूरे का पूरा जो सिवान रही या बिहार के ये वह स्वार्थ तंत्र है। सब अपने अपने स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। अब किसके साथ किसका स्वार्थ साधने वाला है, उसके हिसाब से वो लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबको चुनाव लड़ना है तो सब अपने अपने कोण से सब अपना अपना गोटी सेट कर रहे हैं। इस स्थिति में कौन किस दल में है, कौन किस दल के साथ जाएगा, यह तो आप समाप्त हो गया है। आज जो यहाँ है कल कहाँ रहेंगे यह कहना मुश्किल है, कोई नहीं जानता है। यह स्थिति है, जो कल आज जिसको गाली दे रहे हैं कल उसी को माला पहनाएंगे, जिसको आज लोग माला पहना रहे हैं कल उसी गाली देंगे। ये तो लगातार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विद्रोही जी, आपको एक लंबे समय से हमने भी देखा है कि जो कई चुनाव जो सिवान में हुए हैं उसकी कमान आप देखते हैं। बीजेपी के कई लीडर, उनके साथ आप चुनाव में काम किए हुए हैं, काफ़ी अनुभव है आपको। अब इस परिस्थिति में आपने बीजेपी को भी बहुत करीब से देखा है। अब ये हम जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी जो अटल अडवाणी के वक्त हुआ करती थी, जो अनुशासन के लिए पक्की एकदम जाना जाता था कि नहीं सब कुछ, एक सीट के लिए वाजपेयी जी ने अपनी सत्ता गंवा दी लेकिन किसी के आगे झुके नहीं। अगर वो किसी से भी मांग देते, झुक जाते थोड़ा सा, जैसे कि आज के नेता तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन उन्होंने झुकना नहीं, टूटना स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। तो क्या अब वो बीजेपी आज काम नहीं कर रही है, ये नई बीजेपी आ गई है? पहले जो बीजेपी थी, जो भी संगठन के लोग थे, वे सब दल के प्रति समर्पित थे, सिद्धांतवादी थे। अब सबके सब सत्तावादी हो गए हैं। सत्तावादी तो सारे के सारे लोग सत्तावादी जो लोग होते हैं वो सब चीज़ को सत्ता के नज़र से देखते हैं कि किसके साथ सटने से, किसका सपोर्ट करने से, किसका विरोध करने से हमको सत्ता प्राप्त होगा। अगर कहीं अपने लोग को ही विरोध करने से हमको लाभ मिलना होगा तो उसमें थोड़ा सा हिचकते नहीं है। अगर अपने ही पार्टी को गाली देने से हमको लाभ मिलने वाला है तो उसमें उनका कहीं उनको हिचक नहीं होती है। इसलिए आप सिवान में देखे होंगे कि इसका मेन कारण है कि अभी सिवान के अंतर्गत में मैं सिवान में कई चुनाव में मेरा अपना एक छोटा सा भूमिका रहा है। वो हमको पहली बार जनार्दन तिवारी जब सांसद बने थे तो आरएसएस की ओर से मुझे भेजा गया था। उसमें उम्र भी मेरा कम था। हम मैरमा गए थे चुनाव प्रभारी के नाते, 15 दिन का समय दिया और मैंने अपना जो मेरा थोड़ा सा अनुभव था उसको उपयोग किया। और शायद आपने उसका रिकॉर्ड उठाइएगा, सबसे ज़्यादा वोट से उन्होंने जीता था वहाँ मैरमा से। फिर ओम प्रकाश जी का चुनाव आया तो उसमें पर्दे के पीछे रहकर मैंने बहुत कुछ किया। फिर व्यासदेव जी का चुनाव हुआ तो 1 महीना पूरा अपना समय ही दे दिया, जैसे आपका कहना है। फिर अभी वर्तमान में हमारे एक मित्र व्यास सिंह का चुनाव हुआ तो उसमें मैंने कई तरह की भूमिका अपना जो निभाया। कार्यालय का भूमिका था, प्रेस का भूमिका था, अकाउंट का मैं भुनाकर अपनी एक रणनीति बनाया। उस रणनीति के कारण वो एक सफलता की सीढ़ी बना दी। इसलिए थोड़ा जो मेरा जो अनुभव है, लेकिन ये स्वास्थ्य तंत्र जो है ना, ये स्वास्थ्य तंत्र कहीं ना कहीं अब संगठन पर हावी हो गया है। और जो इसमें जो जितना आगे बढ़ रहा है ना, वो मंचमाला, मैक, क्या कहते हैं, मैक माल माने पैसा, इस सारा चीज़ का एक गठबंधन हो गया है। और ये गठबंधन जा कर के एक दूसरे से टकरा रहा है और उसके अपने निजी लाभ के लिए सारा ये रणनीति हो रहा है। तो ये बड़ी दुविधा की बात है कि तो जिस बीजेपी का जो सपना आप लोगों ने भी देखा था कि बीजेपी बहुत ये राष्ट्रवादी पार्टी है, तो अब तो तब जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से तो लगता है कि ये सपना छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल सही। हम लोग का ये आकलन है राष्ट्रीय स्तर पर कि अब है कि भाई हमको सत्ता में जाना है। सत्ता में जाने के लिए जो हमको टेक्निक अपनाना है वो अपनाएंगे। वह टेक्निक राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, सिद्धांतहीन हो, ये सारा सिस्टम को अपनाएंगे जिसके हिसाब से हम सत्ता में जाएं। तो सत्ता में जाने के लिए जो कर्म करना है, जो कांग्रेस कर रही थी उससे ज़्यादा आज बीजेपी कर रही है। इसका नहीं मुझे थोड़ा हिचक नहीं है, लेकिन सत्ता में पहुंचना है। तो ये कल जब हम लोग बड़हरिया प्रखंड में थे और जिस तरीके से जो वहाँ की प्रखंड प्रमुख है वो महिला मोर्चा की बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं, उनका कहना था कि श्याम बहादुर सिंह पिछले 2015 में वो जदयू के साथ चुनाव लड़े हुए हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा है। 20 में 15 में तो आरजेडी के साथ थे, 20 में बीजेपी के साथ आ गए, तो उनको रास नहीं आ रहा है। और जो आरजेडी की जो एक पूर्व प्रमुख उनको जिताने के लिए वो चाहते हैं कि वो बैठे और उस प्रमुख की कुर्सी पे उसको बैठाएं और उस वर्ग विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट इससे उनको हासिल होगा। तो ये क्या इस तरह से संभव है? क्या बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है? जब भी आप चुनाव में मंच साझा करेंगे वहाँ बीजेपी के लोग होंगे, और ये कैसे सोच लिया आपने कि मुसलमान आपको वोट दे देंगे? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट करता हूँ, मैं तो श्याम बहादुर सिंह को नेता मानता ही नहीं हूँ। वह किसी कोना से नेता नहीं है। ये किसी कोना से एक भी पैसा नेता का गुण है, ये मेरा पर्सनल अपना जो अनुभव बता रहा है। अब बड़हरिया की जनता कैसे जिता देती है, किस कौन से जीतते हैं, यह आज तक हमारी समझ की बाहर की चीज़ है। जो हमने जो उस पर पूरा अध्ययन किया तो ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि बड़हरिया की जनता बार बार उनको, जबकि एक भी सारा जो आप बताए कि उनका जो एक्टिविटी रहता है, उनका जो कर्म होता है, उनका जितने भी है वो कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन तब भी तो वही नहीं कहते हैं कि बहुत लोग के प्रिय होते हैं। तो जो बहुत लोगों का प्रिय होते हैं उनका साथ खुल माफ होता है, ये होता है। तो आज जो हालात है बड़हरिया का या कहीं का भी, हम सिर्फ बड़हरिया का नहीं लेंगे, तो जो आज दुर्गति हो रही है समाज में, कोई नेता इस अभी 5 महीने के कार्यकाल में
जो कोरोना से प्रभावित था और इसमें नेताजी गायब थे, कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया, तो ये उसी का परिणाम है कि आप अपने नेता को सही ढंग से नहीं चुनते हैं, या तो शराब के चक्कर में चले जाते हैं या फिर पैसे के चक्कर में जा कर के और ऐसे लोगों को चुन देते हैं जो पैसा लगा करके तो आए हुए हैं, तो वो तो जानते हैं कि पैसे पे तो हम कभी इसको खरीद सकते हैं। देखिए, इसमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की जो समाज सत्ता है वे अपनी ताकत की, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रही है। कहीं न कहीं वह क्या कहते हैं, लोभ लालच में फंसा हुआ है। एक बड़ा अच्छा अभी सिद्धांत चल रहा है पूरे देश में ही, जो इसमें पॉलिटिकल पार्टी या सत्तावादी लोग बहुत सफल हो रहे हैं। अमीर को लाभ और गरीब को लोभ, तो यह लोभ और लाभ का जो राजनीति है यह बहुत ज़बरदस्त जो सफल हुआ है। अब जैसे उसकी यह सोच है कि भाई जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको चीनी खिला दो, रसगुल्ला खिला दो, ये तो चाशनी में ही खुश हो जाएगा। साइकिल दे दो, मध्याह्न भोजन दे दो, अभी चावल दे दो, फ्री गेहूँ दे दो, ये खा दे दो। ये जो सिस्टम हुआ और उस सिस्टम से हमारा समाज प्रभावित हो गया है, यह बहुत ही दुखद है। और लेकिन अब समाज को लग रहा है कि नहीं, आपने कहा ना कि हमने भी अध्ययन किया कोरोना काल में कि कोई भी नेता कोरोना काल में दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए कोरोना हो जाएगा, कोरोना होगा। हम लोग तो बहुत निकले, कोरोना के डर से निकले नहीं निकले। 5 महीना तक कोई तो यहाँ का प्रभारी भी दिखाई नहीं पड़ा। जो सिवान का प्रभारी है वह दिखाया नहीं, गोपाल में पाए। अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है, सब दिखाई दे रहे हैं सारे लोग। अब तो आएंगे सब, नगरी द्वारा घूमेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, करेंगे जो सिस्टम होता है 5 साल में, वो करेंगे। वो है भी, लोग उनको वोट देंगे हम लोग। विद्रोही जी, एक सवाल हमारे मन में भी है और हमें लगता है कि शायद हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी होगा। आप एक लंबे समय तक जो बिहार की राजनीति है उसे देखते आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो 20 साल पहले के जो वोटर थे और जो आज वोटर ये बनने जा रहे हैं या बनेंगे, तो इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है? क्या ये आज वाले वोटर को भी उसी तरीके से जो 20 साल पहले थे आप बेवकूफ़ बना सकते हैं उसको? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उस समय ये सब नहीं था। आज कोई घटना होती है तुरंत सोशल मीडिया पे आता है, अखबारों में नहीं आता है, बड़े चैनलों पे नहीं आता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आता है। और ये अब उसके बाद अखबारों में आएगा, क्या आएगा हमें पता नहीं है। लेकिन क्या आज का जो युवा वर्ग है, जो वोटर है, आप उसको बेवकूफ़ जुमले के जाल में फंसा करके बेवकूफ़ बना सकते हैं या वो सजग है? मैं थोड़ा सा दिल्ली की ओर जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो उसमें मैं दिल्ली था। करीब 10 दिन तक मैं दिल्ली में पूरी विधानसभा में घूमा, तो वहाँ का जो रचना देखा, जहाँ आपने इंगित कर रहे हैं, वहाँ की जनता इतनी कंसस थी कि आप बताइए कि दिल्ली ऐसे शहर में आपका 247 MP को लगा दिया गया, जिसको एक झोपड़पट्टी दे दिया गया। सारे MP लगे थे, विधायक लगे थे, सारा लोग सेक्टर प्रमुख थे, पूरा का पूरा फौज था। लेकिन जनमानस ने अपने विवेक से काम लिया, उसको जो सही दिखा वो डिसीजन दिया। जब हम लोगों ने ये रिपोर्ट किया, हमारे कुछ मित्र लोगों से हमने कहा कि भाई पूछा कि इस स्थिति क्या बन रही है, तो बीजेपी के दिग्गज जो नीतिकार थे, जो रणनीतिकार थे, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में लौट रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी सीट आ रही है। हमने कह दिया कि मेरा जो आकलन है वो तो 10 से जाने नहीं टपने वाला है, तो लोगों ने हमको बुरा भला कह दिया, गलत है, फन्ना है, आप राजनीति करने वाला नहीं है, कभी राजनीति जीवन में किया नहीं। तो ठीक है, मैं राजनीति नहीं, मैंने जो देखा वो बताया आपको, और जो स्थिति आया आपने देखा। ये जो हमारा जो स्थिति रहता है कि जो हमने जो अपने चश्मे से देखते हैं, कम से कम वो सवाल हमारा ये था कि क्या आज का वोटर जो अब पहली बार जाएगा वोट करने के लिए, काफ़ी संख्या है उनकी, इसको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं क्या? या ये बदला हुआ है, ये अपना हक मांगेगा आपसे? मैंने अभी सोशल मीडिया पर भी इस बात को रहा है, इस बार का बिहार का चुनाव जो होगा बड़ा यूनिक चुनाव होगा, और इतना यूनिक होगा कि लग रहा है यूनिक चुनाव होगा। इस बार का जनता का जो डिसीजन होने वाला है वो अपने आप को चौंकाएगा। आप आशा भी नहीं किए होंगे कि क्या हो गया, क्योंकि इस बार जो जहां आप इंगित करना चाहते हैं कि इस बार जनता जो है ना वो बहुत सोच रही है, क्योंकि सब देखा है, एक सभी राजनीतिक पार्टी को देखा, ऐसा नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टी का स्वरूप एक ही देखा, सब वही किया। ऐसा नहीं, हमने कहते हैं कि सारे राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे वह जदयू हो, चाहे वो लालटेन साहब हो, सबका एक ही नेचर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं। अब सबका उसने देख रहा है, तो इसका जो जनता का डिसीजन आने वाला है इस बार चौंकाएगा। और जो जनता का जो गुस्सा है
यह गुस्सा कहाँ तड़पट लेगा, यह अभी वह सोया हुआ अजगर की तरह है। वो अगर फन मारेगा तो कहाँ जाएगा इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन लग रहा है कि यह जो आने वाला कल है, जनता इस बार, बिहार का जनता जो इस बार जो डिसीजन देने वाली है, वह पूरे देश को एक नया दिशा देगा। बिल्कुल सही कहा विद्रोही जी ने, और इनका नाम तो गदाधर विद्रोही है, लेकिन ये स्वभाव से ही सच बोलने की इनकी जो आदत है, और इसी के हम कायल भी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कई पर्दों से पर्दा, जो कई मुद्दों से पर्दा उठाया, और ये साफ शब्दों में कहा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप किसी को बेवकूफ़ बना दें। ये बिहार का इस बार का चुनाव, और आज 26 अगस्त को हम लोग बैठे हुए हैं, और आप याद करेंगे जब चुनाव होंगे और रिजल्ट आएगा कि विद्रोही जी की एक एक बात किस तरह से सत्य होती है, कि बिहार का जो वोटर है वो किस तरह से अपने विवेक से काम करेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। रही बात कि जिस मुद्दे पे हमने इस डिबेट को शुरू किया था, उस मुद्दे पे भी हम आते हैं कि अगर दिल से गठबंधन को चलाना है तो इस तरह के जो बढ़िया में चल रहा है, या सिवान में चल रहा है, या दुरौदा में चल रहा है, इन सारी बातों पे समय के पूर्व अगर विराम नहीं लगा तो एनडीए जो गठबंधन है वो बिल्कुल तार तार होगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो सब आपके सामने होगा।